हाँ, मेक इन इंडिया का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था कि मेक इन इंडिया का जो टॉपिक है वो दो जगह आपके सिलेबस में दिया गया है। एक तो थर्ड पेपर में दिया है इकोनॉमी के अंतर्गत, और एक फोर्थ पेपर में उद्यमिता प्रबंध के अंतर्गत भी दिया हुआ है। पहली यूनिट का टॉपिक है ये। और पिछले एग्जाम में यानी 2024 में जो एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम था इस सिलेबस का, इस पैटर्न का, तो उसमें दोनों पेपर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अलग अलग तरीके से पूछा गया है, मतलब वेरी शॉर्ट, यानी 2 मार्क्स में जो है इसको दोनों में पूछा गया है, थर्ड पेपर में और फोर्थ पेपर में। इस पेपर में पूछा गया था कि मेक इन इंडिया के स्तंभ कौन से हैं, या कितने स्तंभों पर ऐसा मेक इन इंडिया किन 4 स्तंभों पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन आया। पिलर्स इनके पूछे गए थे, पिलर्स या स्तंभ, 4 स्तंभ जो है वो पूछे गए थे इकोनॉमी के पेपर में 2 मार्क्स में। और फोर्थ पेपर में यही जो क्वेश्चन, इसी टॉपिक से जो क्वेश्चन आया था, तो ये पूछा गया था कि मेक इन इंडिया पहल क्यों प्रारंभ की गई, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत क्यों की गई, ऐसा करके आया है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछे गए थे, एक ही टॉपिक से, अलग अलग पेपर में। ठीक है, अब आगे यहां से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी तो 2 मार्क्स में आए हैं, आगे चल करके मतलब अगला जो एग्जाम होगा, अभी तो ये पोस्टपोन हो गया है, आगे पता नहीं कब हो, अभी कुछ डिसाइड ही नहीं है, आयोग डेट ही नहीं दे पा रहा है। उसका कारण ये है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में डिसीजन आएगा, उसके आधार पर डेट डिसाइड करेंगे। ऐसे डेट डिसाइड कर दी और फिर कोर्ट का डिसीजन ही नहीं आ पाया, क्योंकि अभी तो डेट ही नहीं है उसकी। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिजल्ट आया है उसी पर रोक लगी हुई है। अभी जो रिजल्ट आया था प्री का, 2025 की प्री का, उसी पर रोक है। मतलब रिजल्ट दोबारा इनको जारी करना पड़ेगा अगर डिसीजन कुछ अलग हट के आए। उसमें कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग अंदर होंगे, ऐसा होने वाला है। क्योंकि अभी उन्होंने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें कैटेगरी को उसी कैटेगरी में रखा है, ज्यादा मार्क्स आने पर उनको अनरिजर्व में क्वालिफाई नहीं कराया। तो अगर डिसीजन आके भी क्वालिफाई कराना पड़ेगा तो कुछ लोगों को और अंदर करना पड़ेगा, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ जनरल के लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ कैटेगरी के लोग अंदर हो जाएंगे। क्योंकि कैटेगरी के लोग चले जाएंगे जनरल में, जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, जिनकी मार्क्स ज्यादा है तो कैटेगरी के लोग जनरल में चले जाएंगे, तो जनरल के लोग कुछ बाहर हो जाएंगे, और जो नीचे है एकदम बहुत कम मार्क्स जिनका रुका है वो अंदर हो जाएंगे कैटेगरी में, ऐसा हो, है ना। तो ये फेरबदल होगा, इसके आधार पर फिर आगे मेंस का एग्जाम होगा, और संभावना ये है कि काफी लंबा ये जा सकता है, डेट काफी आगे जा सकती है। आगे का मतलब क्योंकि जून में तो खैर हो ही नहीं पाएगा, है ना। जुलाई अगस्त में इंटरव्यू 2023 से 24 के इंटरव्यू है, तो जुलाई अगस्त में तो संभावना कम ही है। फिर उधर सितंबर आगे, सितंबर के आसपास हो सकता है, या बीच में 6 दिन का टाइम निकाल के करा ले तो करा ले, क्योंकि 6 दिन का समय लगना है, तो बीच में जो ऐसा टाइम पीरियड हो जुलाई एंड में, अगस्त एंड में, तो करा सकते हैं। नहीं तो इंटरव्यू फिर आगे खिसकाना पड़ेगा उनको। देखो क्या होता है, ये कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेक इन इंडिया कार्यक्रम की। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो उसका मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बताया हुआ है। इसमें इंट्रोडक्शन और मीनिंग जो कॉमन ही रहता है, सभी में आपको लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका फिर लोगो है, 4 स्तंभ जैसे मैंने भी बताया था, इसके उद्देश्य। अब देखो यहां से क्वेश्चन दोनों में आए हैं, इस पेपर में स्तंभ पूछे गए, और फोर्थ पेपर में इसको क्यों प्रारंभ किया गया ये आया। क्यों प्रारंभ किया गया मतलब उद्देश्य उसमें बताना, 3-4 उद्देश्य, मेन उद्देश्य बताना। तो ये यहां से दोनों
क्वेश्चन पूछे गए हैं थर्ड पेपर फोर्थ पेपर। इसके बाद इसके लक्ष्य हैं, तो इसके लाभ, चुनौतियां, नुकसान और निष्कर्ष, इतनी चीजें जो है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। मेक इन इंडिया का मतलब होता है, अगर हम इसका मतलब देखें तो ये होता है कि देश में बनाओ, है ना। मेक मतलब बनाना और इंडिया यानी भारत, भारत में बनाओ, है ना। तो भारत में वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो और भारत में उद्यमशीलता का विकास हो, भारत में रोजगार के अवसर सृजित हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें आपको डेट बताना है और ये इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना पड़ेगा कि ज्यादातर वस्तुएं, इसमें यहाँ पर लिखा है कि सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, है ना। छोटी छोटी सुई मतलब छोटी सी चीज है, छोटी सी छोटी चीज से लेकर के बड़ी सी बड़ी वस्तुएं भारत में बनाना और भारत के जो लोग हैं उनमें उद्यमशीलता का विकास करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2014 को इसका प्रारंभ किया गया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। 25 सितंबर एक्चुअली पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन पड़ता है, तो उनके जन्मदिन पर यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया 25 सितंबर। देखिए, दो डेट ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, जो भी कार्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं या हुए हैं उसमें दो डेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। खासतौर से एनडीए की जो सरकार है इसने दो डेट पर ज्यादा कार्यक्रम स्टार्ट किया, एक तो 25 सितंबर और एक 25 दिसंबर। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पड़ता है, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पड़ता है। तो इन दो डेट्स पर जो है ज्यादा कार्यक्रम स्टार्ट किए गए एनडीए की सरकार द्वारा, है ना। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखी हुई है कि स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर सुई से लेकर हवाई जहाज तक देश में ही निर्मित करने तथा देश में उद्यमशीलता की भावना को विकसित करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई। तो ये इसका इंट्रोडक्शन ऐसे आपको बताना है ना। फिर इसका मीनिंग आगे बताया गया है। मीनिंग में जैसे कि मैंने बताया कि मेक इन इंडिया का अर्थ होता है भारत में बनाओ, मेक मतलब बनाना और इंडिया यानी भारत, है ना। तो भारत में बनाओ मतलब कंपनियों को भारत में अपना उद्योग लगाने के लिए और जो भी वस्तुएं हैं उनको भारत में बनाने की बात इसमें कही जाती है, जिससे लोग जो है लोगों को रोजगार मिल सके और भारत आत्मनिर्भर हो सके, है ना। तो मेक इन इंडिया के माध्यम से जो है जो भी विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में उद्योग लगाने तथा भारत की सीमाओं में उत्पादन करने तथा यहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करने की बात कही जाए, है ना। तो यही है मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया का जो परिणाम होता है वो होता है मेड इन इंडिया, है ना। मेक इन इंडिया से क्या आएगा? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया मतलब भारत में बना हुआ, है ना। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ, ऐसा कहा जाता है। और मेड इन इंडिया मतलब भारत में बना, है ना। जब मेक इन इंडिया होगा तभी तो मेड इन इंडिया होगा, है ना। तो एक बार जो है इंटरव्यू में किसी से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या अंतर है ऐसा पूछा गया। उस समय क्या है, बहुत स्टार्ट जब हुआ था ये कार्यक्रम तो उस समय बहुत चर्चा में था, नया था लोगों को मेक इन इंडिया, है ना। अब तो खैर पुराना हो गया। तो उस समय जो है इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या अंतर है ना। तो मेक इन इंडिया में जो है कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित किया जाता है, भारत में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया जाता है और उनको जो है यहाँ पर उत्पादन करने के लिए कहा जाता है। भारत आओ, अपना उद्योग लगाओ और यहाँ पर उत्पादन करो, लोगों को रोजगार दो, है ना। तो मेक इन इंडिया जब होगा तो मेड इन इंडिया होगा, है ना। तो उसको कहा जाएगा भारत में बना हुआ। बना कोई भी रही है लेकिन बन तो भारत में रहा है,
भारत की सीमाओं के अंदर वस्तुएं बन रही हैं, तो वो मेड इन इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया का ही परिणाम मेड इन इंडिया कहा जाता है। तो मेक इन इंडिया का अर्थ है भारत में बनाओ, अर्थात भारत में उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो और क्रय शक्ति बढ़ाओ, और क्रय शक्ति बढ़ाओ। तो ये इस तरीके से इसका मीनिंग यहाँ पर बताया गया। दूसरा इसका अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्टता, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर भारत की सीमाओं के अंदर भारतीय श्रम शक्ति के सहारे अपनी तकनीक तथा डिजाइन का उपयोग करके भारत में वस्तुओं का उत्पादन, निर्माण तथा विनिर्माण करती है, तो इसे मेक इन इंडिया की श्रेणी में रखा जाता है और इसका परिणाम होता है मेड इन इंडिया। देखो ये गलत यहाँ पर लिख दिया, मेड इन इंडिया, इसका परिणाम है मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित इसको कहा जाता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, विदेशी कंपनियों को भारत आने का निमंत्रण देती है, भारत आने के लिए आकर्षित करती है और उसे कहती है कि भारत में उद्योग लगाओ और भारतीय सीमाओं के अंदर भारतीय श्रम शक्ति के सहारे उत्पादन करो, है ना, भारत में निवेश करो। दो तीन चीजें विदेशी कंपनियों की होती हैं और बाकी यहाँ की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है, यहाँ की श्रम शक्ति मानव संसाधन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी का है और उसकी तकनीक उसकी है, उसकी डिजाइन है, उसकी तकनीक है, उसका निवेश है ना। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे, यहाँ की श्रम शक्ति के सहारे कंपनी द्वारा अपने निवेश, अपनी तकनीक के माध्यम से भारत की सीमाओं के अंदर उत्पादन किया जाता है और जिससे जो है यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है विकसित होती है, यहाँ की जीडीपी का विकास होता है और इसी का इसका परिणाम है मेड इन इंडिया, यानी भारत में निर्मित। तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम भी बना हुआ है। मेक इन इंडिया है, फिर मेड इन इंडिया है, फिर आत्मनिर्भर तथा समृद्ध भारत, विकसित भारत @2047। तो ये इस तरीके से इसको हम ऐसे बता सकते हैं, यानी मेक इन इंडिया का खास जो उद्देश्य है वही है कि हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर हो, समृद्ध हो, विकसित हो, इसके लिए ही जो है सारी चीज की जाती है। बाकी रोजगार का सृजन करना है, एफडीआई में वृद्धि करना है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करना है, ये सारी चीजें जो है इसके पर्पज के अंतर्गत आती है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसका अर्थ इस तरह से हो जाता है, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। सेल्फ रिलिएंट लिखा, वैसे आत्मनिर्भर ही बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आत्मनिर्भर, भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ही कहा जाता है ना। हिंदी इंग्लिश सेम है इसकी, हालांकि इसमें ट्रांसलेशन वैसा हो गया है, लेकिन वो उसका ट्रांसलेशन नहीं करना है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को हिंदी इंग्लिश में वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है इसके अर्थ के संबंध में। इसके बाद स्तंभ, इसके यही जो है क्वेश्चन पिछली बार जैसे मैंने भी बताया था, MPSC मेंस 2024 में यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मेक इन इंडिया किन 4 स्तंभों पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन आया। मेक इन इंडिया किन 4 स्तंभों पर आधारित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 2 मार्क्स में आया था। अब 2 मार्क्स में अगर आपको पूछा जाता है आगे, तो केवल इनके नाम आपको लिखना है, क्योंकि इनका डिटेल लिखेंगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा, है ना। 2 मार्क्स में अगर आप डिटेल लिखने बैठेंगे तो फिर वो तो स्पेस ही नहीं है ना इतना, कहाँ लिख पाएंगे, ठीक है। हाँ, मेक इन इंडिया की स्टार्टिंग कभी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, स्टार्टिंग ये हुई, इसकी 4 चीजें हैं, बस खत्म।
क्योंकि एक दो की डिटेल आप लिख सकते हैं एक एक लाइन में, बाकी चारों की डिटेल लिखना बहुत मुश्किल है ना। तो उनका सिर्फ नाम लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नई प्रक्रियाएं हैं, नई अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, नए क्षेत्र न्यू सेक्टर्स, एरिया लिखा है, सेक्टर्स है ये, इंग्लिश में सेक्टर्स कहेंगे इसको, सेक्टर्स, और न्यू थिंकिंग नई सोच। तो ये चार क्षेत्र हैं, चार स्तंभ हैं। इनको अगर 7 मार्क्स में आपको पूछा जाता है तो इनको फिर आपको डिटेल भी करना है। 2 मार्क्स में पूछ लिया गया है तो डिटेल नहीं करना है। 7 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको मेक इन इंडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें थोड़ा मीनिंग लिख देंगे। स्टार्ट कब हुआ तो स्टार्टिंग मैंने बताया 25 सितंबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया। फिर इसका वहीं पर अर्थ बता देंगे, मेक इन इंडिया का अर्थ के बाद क्या है। फिर जो 4 स्तंभ हैं इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देंगे, है ना, एक एक 2-2 लाइन में डिटेल आपको करना है। तो इससे जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, है ना। मतलब 1 से 2 लाइन से ज्यादा आप डिटेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगभग कितनी 11 लाइन मेरे ख्याल से मिलती है ना। तो 11 लाइन मिलती हैं तो 2 लाइन में तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें स्टार्टिंग और उसका मीनिंग शॉर्ट में आपने बता दिया। फिर आपके पास बचती हैं 9 लाइन, है ना। तो 4 है, 4 दूनी 8, तो 2 लाइन में अगर इनको आप डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसे 8 लाइन हो जाएंगी, और 8 2 10 ऐसे जो है कोई 2 लाइन से ज्यादा भी हो जाता है, एक आध जो स्तंभ है 2 लाइन से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे पूरे एक्यूरेट 11 लाइन में आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो नई प्रक्रियाओं का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इनकी प्रोसीजर है उसमें परिवर्तन लाना। प्रोसीजर मतलब किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए, जो प्रक्रियाएं हैं उसमें परिवर्तन लाना, उसको लचीला बनाना, है ना। किसी भी उद्यम को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए जो कठोर रूल्स रेगुलेशन उनमें परिवर्तन करना, उनको लचीला बनाना, ताकि जो है व्यक्ति को कोई उद्यम स्थापित करने में कोई कठिनाई ना हो, मुश्किल ना हो, है ना। क्या होता है कि इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि व्यक्ति जो है थक जाता है। कोई भी छोटा छोटा उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी उद्यम स्टार्ट करना है, तो वो चक्कर लगाता रहता है। 1 महीने तक पता चला वो चक्कर लगा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, है ना, ये डॉक्यूमेंट्स इसमें कम है ना। तो वो फिर अलग अलग जगह घूमता फिरता रहेगा, तो 1 महीने ऐसे पूरा उसको लग जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, किसी भी उद्यम को स्थापित करने या स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होती है उसको सरल बनाना, उसमें लचीलापन लाना, ताकि कोई उद्यम स्थापित आसानी से कर सके, उसको उद्यम स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तभी तो वो फिर कुछ कर पाएगा ना। चाहे वो विदेशी कंपनी की बात हम करें, चाहे देशी कंपनी की बात करें, है ना, चाहे विदेशी नागरिक की बात करें, चाहे देशी नागरिक की बात, सभी के लिए जो है किसी उद्यम को स्थापित करने में कठिनाई नहीं होना चाहिए, और उसकी प्रक्रिया जो है बहुत सरल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये है नई प्रक्रिया। नई अवसंरचना, आधारभूत संरचना में उसको उन्नत करना, एडवांस करना, है ना। आधारभूत संरचना जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, ये तो खैर बहुत कॉमन सी बात, ये तो होनी ही चाहिए। एडवांस लेवल की आधारभूत संरचना हो, नई टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी एडवांस होना, है ना। जैसे इंटरनेट वगैरह तो सब जगह होता है आजकल, वाईफाई की व्यवस्था, ये है नई अवसंरचना, है ना। कोई भी उद्यम स्थापित करना है तो उसके लिए आधारभूत संरचना तो बहुत बहुत कॉमन हो गया आज के दौर में। भाई सड़क, बिजली, पानी है ना, ये तो बहुत एक सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल बात है कि इसका तो होना जरूरी है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नई अवसंरचना मतलब एडवांस्ड होना चाहिए, उन्नत अवसंरचना, है ना, मतलब उच्च लेवल की। जैसे अब सड़कें हैं, परिवहन की सुविधा बहुत एडवांस होना चाहिए, है ना। इंटरनेट की सुविधा एडवांस हो, जिसमें होता है वाईफाई की व्यवस्था होना चाहिए। इस तरह की अवसंरचना का विकास करना जिससे उद्यम
स्थापित करने, उद्यम को संचालित करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। ठीक है। नए क्षेत्र, इसमें एक्चुअली 27 सेक्टर्स जो है चुने गए, उनकी पहचान की गई है, 27 सेक्टर्स, है ना। अब आपको यही क्वेश्चन आ सकता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्षेत्र की पहचान की गई है ना। 27 क्षेत्रों की पहचान इसमें की गई है। 27 क्षेत्र में जैसे जैव प्रौद्योगिकी है, संचार सेवाएं हैं, है ना। तो इस तरह की जो है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका आजकल ज्यादा प्रचलन, ज्यादा जिनका यूज हो रहा है, तो उन क्षेत्रों की पहचान करके उनमें कुशलता उत्पन्न करना, उनका विकास करना, उनको उन्नत बनाना, इसके लिए जो है ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो 27 सेक्टर्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं, उनको पहचाना गया। तो ये नए क्षेत्र हैं। नई सोच का मतलब सरकार की जो सोच है उसमें परिवर्तन लाना। नई सोच का मतलब किसकी सोच की बात हम कर रहे हैं? सरकार की सोच। सरकार की सोच जो है बहुत ज्यादा रेगुलेटरी है, सरकार जो है बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो सरकार को नियामक के रूप में कार्य ना करके सुविधा, मतलब सहयोगी के रूप में कार्य करे सरकार, है ना। मतलब जो भी उद्यमी है, जो भी उद्यम है, उसके रेगुलेटरी के रूप में काम सरकार कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना। सरकार जो है किसी भी क्षेत्र को, किसी भी उद्यम को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास करे, उसमें सहयोगी की भूमिका निभाए, है ना। नियंत्रक और नियामक की भूमिका की बजाय उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक सहयोगी की होना चाहिए, कोऑपरेटिव, है ना। और उसको जो है, जो भी उद्यम संचालित कर रहा है, उसको जो है एक सुविधाजनक बनाना, उसको उसके लिए कन्वीनियंट हो, है ना, ताकि जो है उसे अपने उद्यम को चलाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, है ना। तो इस तरीके से सोच सरकार की होना चाहिए, सरकार की सोच में बदलाव करना। तो ये इस तरीके से चारों स्तंभों की आपको बात करना है, चारों स्तंभों के बारे में बताना। पिलर्स, 4 पिलर्स है ना। ठीक, फिर इसका प्रतीक है लोगो। मेक इन इंडिया का जो लोगो है, प्रतीक, ये प्रतीक शेर है। शेर जो है किसका प्रतीक माना जाता है? शक्ति का प्रतीक है ना। शेर जो है बहुत पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है ना। तो राष्ट्रीय गौरव और शक्ति का प्रतीक इसको माना जाता है ना, शेर को। तो इस तरीके से इसका लोगो कभी इस एग्जाम में पूछ सकता है, आपको प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि मेक इन इंडिया का लोगो क्या है और ये लोगो क्यों रखा गया है, या लोगों को जो शेर है वो किसका प्रतीक माना जाता है? विनिर्माण का है, राष्ट्रीय गौरव है, और शक्ति का प्रतीक उसको माना जाता है क्योंकि ये पावरफुल होता है शेर, है ना। और भारत को जो है एक पावरफुल देश के रूप में प्रस्तुत हम कर रहे हैं, इसलिए जो है इसका मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो शेर को रखा गया, है ना। इस तरीके से बना रहता है, शेर का बना है और बीच में लिखा रहता है मेक इन इंडिया, इस तरीके से। अब ये तो खैर आप बना नहीं पाएंगे वहां पर ना, वहां तो डायग्राम तो बन नहीं पाएगा, है ना। तो नाम लिख दोगे वही बहुत, है ना, शेर नाम लिख देंगे, बाकी जो है डायग्राम अगर बना दो तो अच्छी बात है। डायग्राम बना करके उसमें मेक इन इंडिया लिख, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत आती है, पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये इस तरीके से लोगो इसका हो जाता है। इसके बाद इसके उद्देश्य, जैसे मैंने अभी बताया कि चौथे पेपर में इसके उद्देश्य पूछे गए 2 मार्क्स में। उसमें क्या था कि मेक इन इंडिया पहल क्यों प्रारंभ की गई, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत क्यों की गई, ऐसा क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में। तो क्यों की गई इसका मतलब है इसके उद्देश्य बताना, है ना, इसके पर्पज बताना। तो इसके पर्पज जो है 2-3 चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो देश में उद्यमशीलता का विकास करना, देश में उद्यमशीलता का विकास करना, देश में रोजगार का सृजन करना, देश की जीडीपी में वृद्धि करना, देश का आर्थिक विकास करना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, देश को विनिर्माण के हब के रूप में विकसित करना। तो ये 5-7 उद्देश्य देखो यही हो गए, है ना। तो 3 उद्देश्य आपको लिखना था उसमें। 3 उद्देश्यों में एक बड़ा उद्देश्य है उद्यमशीलता वाला,
देश में उद्यमशीलता का विकास करना, इंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमशीलता मतलब इंटरप्रेन्योरशिप का विकास करना। फिर उद्यमशीलता का विकास होगा तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे, है ना। देश के ही अंदर वस्तुओं का निर्माण करना, इससे क्या होगा, आत्मनिर्भरता आएगी, है ना। निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, आयात निर्यात को प्रोत्साहित करना, एक्सपोर्ट को जो है प्रमोट करना और आयात को कम करना, है ना। इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना और इंपोर्ट को डिक्रीज करना, यानी कम करना, आयात को कम करना। फिर इससे क्या होगा, इससे भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी चीजें इससे हम बता सकते हैं, रिलेटेड चीजें एक दूसरे से, तो इसमें कुछ याद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। इसके उद्देश्य आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि भारत को विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना, मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब इंग्लिश में कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इसको विकसित करना। देखो यहां पर मैंने अभी बताया था कि देश में 27 नए क्षेत्र, तो यहां पर इंग्लिश में सही लिखा है, न्यू सेक्टर्स, 27 न्यू सेक्टर्स, 27 नए क्षेत्रों। इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैव प्रौद्योगिकी है, पूंजीगत वस्तुएं हैं, संचार सेवाएं, इनकी पहचान कर उनमें कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ये जो है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। हाँ, तो इसको लिखना है, एक उद्देश्य ये लिखना है इसमें, है ना। जैसे आपको 2 मार्क्स में ये उद्देश्य पूछा जाए, या पिछले जैसे 4th पेपर में आया था, तो उसमें 3 पॉइंट आपको लिखना है, तो 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट ये है, और 1 पॉइंट आता है उद्यमशीलता वाला, जो आगे आपको मिलेगा, ये है देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये दूसरा पॉइंट ये हो जाए, देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, तो रोजगार के अवसर सृजित करना। तो ऐसे 3 पॉइंट ये देखो कंप्लीट हो जाते हैं। 2 मार्क्स में उद्देश्य पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ये बताना, 27 नए क्षेत्रों की पहचान करके उनमें कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ये जो है उसका उद्देश्य है। उद्यमशीलता का विकास करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, बाकी तो बहुत सारे हैं। आर्थिक विकास का विस्तार करके जीडीपी में वृद्धि करना, ये भी मैंने बताया हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करना, ये भी मैंने बताया है। निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना, ये भी मैंने बताया है। आयात को प्रतिस्थापन के जरिए विदेशी निर्भरता को कम करना, ये भी मैंने बताया है। यानी निर्यात को बढ़ावा देना यानी प्रोत्साहित करना, आयात को कम करना है हतोत्साहित करना। जब निर्यात प्रोत्साहित होगा, आयात हतोत्साहित होगा, तो क्या होगा, इससे भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाएगा, यानी हमारे फेवर में हो जाएगा या सकारात्मक हो जाएगा भुगतान संतुलन। तो वो भी इसमें एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। भारत को वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, विनिर्माण तथा सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ये भी मैंने बताया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश को वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण तथा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, विनिर्माण तथा सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, यानी जो है हमें बाहर से वस्तुएं बुलाना ना पड़े, बाहर से हमें सेवाएं लेना ना पड़े, देश के अंदर ही हमें सारी चीजें मिल जाएं, इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर होना, है ना। तो आत्मनिर्भर के रूप में भारत को विकसित करें। तो ये इस तरीके से इसके खास उद्देश्य मैंने बताए हैं। फिर इसके लक्ष्य हैं, क्योंकि 2014 में स्टार्ट किया गया था, तो उसमें 2022 तक के लक्ष्य रखे गए, इसलिए इसमें 22 के डेटा नहीं। आप सोचोगे कि 22 के डेटा पुराने डेटा हैं, क्योंकि 2014 में जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो लक्ष्य डिसाइड किए गए थे वो 2022 तक के डिसाइड किए गए, ठीक है। तो वर्ष 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% तक करना, ये जो है इसमें सेट किया गया। लगभग 16% के आसपास उस समय थी हिस्सेदारी, और इसको बढ़ा करके 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12 से 14% वार्षिक तक करना। विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि है यानी जो उसका विकास है, उसको 12 से लेकर 14% तक वार्षिक करना, ये जो है इसका दूसरा लक्ष्य है। इसके बाद आता है वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना। 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़
इसको हम करोड़ में अगर लिखेंगे तो 10 करोड़ इसको लिखा जाता है ना। 10 करोड़ तक अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना। ग्रामीण प्रवासियों तथा शहरी गरीब लोगों के समग्र विकास हेतु समुचित कौशल का निर्माण करना, विकास करना। तो ये इस तरीके से इसके कुछ लक्ष्य यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। इसके बाद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना, सतत विकास को सुनिश्चित करना। सतत विकास मैंने कई बार बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक जो संसाधन उनका सही ढंग से दोहन हो, है ना। प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से दोहन करके जो विकास किया है तो उसको बोलते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास को सुनिश्चित करना, इसके खास लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं मेक इन इंडिया कार्य। ठीक, यहां तक हो गया ये। इसके बाद इसके फायदे क्या है, लाभ या इसकी भूमिका या इसकी उपयोगिता, भारत को विनिर्माण का हब बनाना। जो हमने उद्देश्य लिखे हैं उन्हीं उद्देश्य के अंतर्गत लाभ के पॉइंट लगभग आएंगे, है ना। उद्देश्य के अंतर्गत ही जो है लाभ के पॉइंट आते हैं, अलग से पॉइंट इसमें नहीं आते हैं। देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मैंने ये भी बताया वहां पर। रोजगार सृजन करना, रोजगार को सृजित करना, रोजगार का सृजन हो रहा है इसके माध्यम से। जब उद्यम भारत में लगाए जाएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे जो है बेरोजगारी कम होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है, ये फायदा है इसका। रक्षा निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रतिरक्षा क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता आई है, बहुत सारे प्रतिरक्षा जो उपकरण है देश के अंदर बनने लगे हैं, तो इससे जो है इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई। देश को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का हब बनाना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं वो जो है हमारे देश के अंदर बनने लगे हैं, इससे जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में भारत एक हब के रूप में विकसित हो रहा है। तो ये इसके कुछ खास लाभ हैं। इसके बाद इसके समक्ष चुनौतियां, कॉमन चुनौतियां जो उद्योग के संबंध में हमने पहले पढ़ी हैं, है ना। उद्योगों के संबंध में जो औद्योगिक विकास के लिए जो हमने चुनौतियां पढ़ी हैं भारत में, वही चुनौतियां यहाँ पर भी लगभग देखने को मिलेंगी। भारत में क्या है, कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, इसलिए जो है उद्योग स्थापित करने में काफी मुश्किल आती है, परेशानी होती है। भारत में कृषि योग्य भूमि अधिक यानी 60% के आसपास है, होने का उद्योगों के लिए भूमि की कमी हो जाती है, उद्योग स्थापित करने में मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित दोहन से उनमें निरंतर कमी होती जा रही है। जो प्राकृतिक संसाधन उनका अविवेकपूर्ण या अनुचित दोहन हो रहा है, इसके माध्यम से उनके दोहन में काफी निरंतर कमी हो रही है, प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं। देश में आधारभूत संरचना का अभाव है, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप नहीं है, उतना विकसित नहीं है। शोध के लिए आवश्यक सुविधाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं ना। यहाँ पर रिसर्च के संबंध में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए जाते हैं। एक तो उतना खर्च भी सरकार नहीं कर रही है, सुविधाएं भी नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो जो है विदेश चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, ब्राइट फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है और सरकार का उतना ध्यान नहीं है। तो ऐसे वैज्ञानिक जो कुछ आगे करना चाह रहे हैं वो जो है विदेश चले जाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि यहाँ के डॉक्टर जो है, यहाँ के डॉक्टर या वैज्ञानिक जब विदेश जाते हैं, जैसे अमेरिका चले गए, तो उनको जो है नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो हम लिखते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को ये नोबेल प्राइज मिला। कितने ऐसे वैज्ञानिक हुए जिनको नोबेल प्राइज मिल सका, जबकि यहीं के रहने वाले। यहाँ पर अगर उनको प्रॉपर सुविधाएं दी जाती तो वो यहाँ से नहीं जाते, तो यहीं के कहे जाते और वो यहाँ पर कुछ भी काम करते तो उससे जो भारत का विकास होता, भारत का नाम होता। तो शोध के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं होने की वजह से जो है ये समस्या आती है। वैज्ञानिक आवश्यकताओं की अधिकता, वैधानिक आवश्यकताओं की आवश्यकता तथा जटिलता। वैधानिक आवश्यकताएं मतलब किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए बहुत सारे कानून हैं,
जो फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से जो है उद्यम स्टार्ट करने में लोगों को कठिनाई आती है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही, है ना, हमारे यहाँ पर जो है किसी भी काम को स्टार्ट करना है तो उसमें जो है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, पैसे मांगे जाते हैं, है ना। मतलब छोटा छोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लाइसेंस लेना है, तो उसमें जो है भ्रष्टाचार, पैसे आप दोगे तो आपका काम होगा। लालफीताशाही में तो टाइम बहुत लग जाता है। किसी भी चीज को, कोई भी फाइल जो आपने कोई फाइल भेजी तो उस फाइल को स्वीकृत करने में बहुत समय लग जाता है, तो इसी को हम कहते हैं लालफीताशाही, रेड टेपेज इंग्लिश में कहते हैं, रेड टेपेज ना। लालफीताशाही जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ प्रशासनिक शब्द है, ये प्रशासन में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। लालफीताशाही का अगर मतलब देखा जाए तो जैसे मान लीजिए किसी पदाधिकारी के पास कोई फाइल गई, अब उस पदाधिकारी के पास समय नहीं उसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत बारीकी से देखना होता है, उसके पास समय नहीं है, बारीकी से देखना है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, तो वो पदाधिकारी क्या करता है, उस फाइल में लाल फीता बांध करके वो पटक देता है। पटक दिया उसने, वो फाइल आगे नहीं बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कार्य में विलंब हो गया, डिले इन वर्क, कार्य में विलंब, मतलब वो फाइल पड़ी रही क्योंकि लाल फीता उसमें बांध दिया गया, तो इसी को कह देते हैं लालफीताशाही। ये प्रशासन की प्रवृत्ति है, लालफीताशाही प्रशासन की एक प्रवृत्ति है जिसके कारण जो है काम सही ढंग से नहीं हो पाते, कार्य में विलंब होता है, डिले इन वर्क, लंबे समय तक जो है वो काम अटका रहता है। अब इससे क्या होगा, उस फाइल को आगे बढ़ाना है तो पैसे देना पड़ेंगे, जब पैसे देंगे तो फिर फाइल आगे बढ़ जाएगी, पैसे के माध्यम से फाइल आगे बढ़ती है, फिर काम हो जाएगा। पैसे जब तक नहीं दिए जाएंगे तो फाइल पड़ी रहेगी, है ना। तो ये है भ्रष्टाचार और लालफीताशाही, दोनों का गहरा संबंध है जो इंडिया में चलता है। मेक इन इंडिया के नुकसान क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी तो हमने चुनौतियां पढ़ी, अब प्रॉब्लम्स। नुकसान ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है, तो इससे जो है प्राकृतिक संसाधन जो है निरंतर उनमें कमी होती जा रही है। फिर इनका गलत तरीके से दोहन करने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पाई जाती है। उद्योग लगाने के लिए जो है कृषि जमीन चाहिए, तो कृषि जमीन का हस्तांतरण जो हो जाता है, इसलिए कृषिगत भूमि लगातार कम होती जा रही है ना। इसके अलावा इससे जो भी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, उन बड़ी कंपनियों की वजह से जो है यहाँ की जो छोटी कंपनियां हैं, यहाँ के जो छोटे व्यापारी उद्यम हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे नुकसान के पॉइंट आपको बताना है। प्राकृतिक संसाधनों का विलुप्त होना, बहुत ज्यादा इनका दोहन हो रहा है। छोटे व्यापारियों को नुकसान होना, जैसे मैंने अभी बताया है। कृषि की उपेक्षा कैसे होती है, कृषिगत भूमि पर ही जो है कारखाने लगाए जाते हैं, तो कृषि तो की भूमि जो है कम होती जा रही है ना। एक दिन आगे चल करके पता चला कि कृषि खत्म ही हो गई, है ना। पर्यावरण प्रदूषण समय से, जैसे मैंने बताया है, जो भी प्राकृतिक संसाधन का बहुत गलत तरीके से दोहन होता है, अनुचित तरीके से दोहन होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पाई जाती है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में अत्यधिक हस्तक्षेप पाया जाता है। इनके द्वारा भी भ्रष्टाचार किया जाता है, पैसे देकर के जो है काम भी करवाती हैं कंपनियां यहाँ पर, है ना। गलत काम होते हैं पैसे देकर के। सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई हैं, तो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत लक्षित उपाय किए गए हैं। विनिर्माता को प्रोत्साहित करने के लिए 14 क्षेत्रों को कवर करने वाली उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई, इसको कहते हैं PLI। पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 14 क्षेत्रों को कवर करने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना स्टार्ट की गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इसको कहा जाता है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, उत्पादन लिंक पहल इसको कहा जाता है, PLI। ये जो है स्टार्ट किया गया है।
PLI योजना के तहत 1.07 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, 8.7 लाख करोड़ का उत्पादन, बिक्री और 7 लाख से अधिक का रोजगार सृजन हुआ है PLI जो पहल है इसके माध्यम से। तो ये है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये पूरा हो जाता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संबंध में। और अब इसमें इसी के आगे जो टॉपिक दिया हुआ है वो है अधोसंरचना परियोजनाएं। अधोसंरचना परियोजनाएं हम सारी पढ़ चुके हैं, है ना। अलग अलग जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स पढ़े हैं वहां पर ये हम पढ़ चुके। जैसे हमने पढ़ा सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा। तो रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, उसको विकसित करने के लिए सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हमने पढ़ लिए। ऐसे रेल परिवहन में पढ़े, वायु परिवहन, जल परिवहन, दूर संचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना। वहां पर ये अलग अलग कार्यक्रम पढ़े हैं, उन्हीं को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, हालांकि यहाँ पर वो डिटेल है पर अलग कोई भी कार्यक्रम आपको नहीं मिलेगा, सब वही है, चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार उसको रिपीट कर लो। देखो, सड़क परिवहन संबंधी कार्यक्रम है पहले, है ना, सड़क परिवहन से संबंधित कार्यक्रम, क्योंकि टॉपिक है अधोसंरचना परियोजना। हालांकि अधोसंरचना परियोजनाएं होना चाहिए, सिलेबस में परियोजना लिखा हुआ है ना, सिलेबस में कहीं ना कहीं गलत लिखा है। और इंग्लिश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिखा है ना, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। तो ये है। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 98-99 में स्टार्ट की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, संचालन इसका किया जा रहा है। और जो भारत के प्रमुख राजमार्ग हैं उनको उच्च स्तर पर उन्नत बनाना, उनको पुनर्व्यवस्थित करना, चौड़ा करने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है ना। भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत बनाना, एडवांस बनाना, है ना, पुनर्व्यवस्थित तथा चौड़ा करने का कार्य करना। यही देखो, जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास मतलब होता है सामान्य सड़क बनाना। तो अब जो नई अधोसंरचना की हम बात कर रहे थे, यही है नई अधोसंरचना, है ना। एक सामान्य सड़क बन गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लेकिन उसमें लिखा है नई अधोसंरचना, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से है, यानी जो भी सड़क है उसको उन्नत बनाना, एडवांस बनाना, उसको व्यवस्थित करना, उसको चौड़ा करना, है ना, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा वाहन एक साथ चल सकें, चलने में प्रॉब्लम नहीं हो किसी को, है ना, सड़क दुर्घटनाएं कम हो, है ना। इस तरीके से जो है सड़कों को एडवांस बनाया जाता है। तो जगह जगह पर CCTV कैमरे भी लगाए जाते हैं, जैसे मान ली कोई एक्सीडेंट हुआ है तुरंत पता चल जाएगा कैसे एक्सीडेंट हुआ, है ना। तो ये जो है जो सड़कें होती हैं आजकल एडवांस सड़कें बन रही हैं, तो उसी को हम कहते हैं नई अधोसंरचना, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद सेतु भारतम योजना, सेतु समुद्रम योजना जो जल परिवहन के अंतर्गत हमने पढ़ी है, उसी तर्ज पर जो है सेतु भारतम योजना चल रही है। जैसे मैंने पहले बताया था 2016 में इसको स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराने के लिए जो इसको स्टार्ट किया गया, यानी ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं जो रेलवे लाइन के ऊपर जो है ओवरब्रिज बन रहे हैं, जिससे जो है क्रॉसिंग का चक्कर नहीं रहे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या थी एक समय, अभी भी कहीं कहीं है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन आती है तो फाटक बंद हो जाता है, अब दोनों तरफ लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जाम लग जाते हैं। तो इससे मुक्त कराने के लिए जो है, और कभी कोई दुर्घटना भी होती है, कभी कोई दुर्घटना भी हो जाती है। मान लीजिए वहां से पता नहीं चला कि ट्रेन आ रही है और फाटक बंद नहीं हुआ, परिवहन चल रहा है, सड़क परिवहन चल रहा है और ट्रेन आ गई, तो कई बार ऐसा हुआ है, दुर्घटना हो गई, है ना। इंडिकेशन नहीं होता है कोई ट्रेन आ रही है, कई ट्रेन जो है मालगाड़ी चलती रहती है ना, मालगाड़ी चलती रहती है, उनका इंडिकेशन नहीं होता है, पता नहीं चलता है, तो फाटक बंद नहीं हुआ, ट्रेन आ रही है, यहाँ से परिवहन चल रहा है, लोगों का आना जाना चल रहा है क्रॉसिंग से, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो जाती है। तो ये जो समस्या है, इससे निजात पाने के लिए ओवरब्रिज बन रहा है, जैसे हमें पास में ही सिंधी कॉलोनी में यहाँ पर बना हुआ है ना ओवरब्रिज, यहाँ और बहुत सारी जगह बना, राजेंद्र नगर में भी बन रहा है ओवरब्रिज, लंबे समय से बन रहा है, उसका काम चल रहा है। तो ये इस तरीके से प्रावधान है इसमें, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरब्रिज बनाकर
उनको सुगम तथा बाधा रहित बनाना, ये इसका जो है सेतु भारतम योजना का प्रावधान है, उद्देश्य। भारतमाला योजना, सागरमाला योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है पिछड़े क्षेत्र, तटीय क्षेत्र तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से सड़कों का विस्तार करना जो है इसका खास उद्देश्य में बताया गया है। भारतमाला योजना जल परिवहन के अंतर्गत चल रहा है सागरमाला योजना, है ना। इसके प्रावधान के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह आदि का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो है जल परिवहन है उसको सुगम बनाया जा सके और जल परिवहन से जो व्यापार है उसको सुगम किया जा सके। इसके दूसरे चरण में 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर 2027 तक कर दिया। दूसरा चरण जो है इसका जो दूसरा चरण था उसको 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और इसकी अब समय सीमा जो है 2022 से बढ़ाकर कर दी गई है 2027-28। भारतमाला योजना की अब समय सीमा 2027-28 हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको भी हमने पढ़ लिया है। 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था और जैसे मैंने बताया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें हैं उनको विकसित करना, वहां पर पक्की सड़कें बनाना, ऐसी सड़कें बनाना जिनका यूज 12 माह कर सके, 12 माह से सड़कें। और इसके लिए मैंने बताया था कि जो सामान्य गांव है उसमें 500 से अधिक जनसंख्या और जो आदिवासी गांव है, पर्वतीय गांव है, वहां पर 250 से अधिक जनसंख्या में ऐसी सड़कें बनाना जिनका उपयोग जो है हर मौसम में की जा सके। ये है इसमें उद्देश्य। इसका निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ये जो है इसका खास उद्देश्य बताया गया है। और जैसे मैंने बताया कि जनसंख्या का जो आधार वो 500 से अधिक और 250 से अधिक, ये बताया गया। इसके अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि सामान्य जो गांव है यानी मैदानी क्षेत्र में के जो गांव है वहां पर 500 से अधिक जनसंख्या वाले जो गांव है उनमें सड़कों का विकास करना, जनजातीय क्षेत्र वाले जो गांव है या पर्वतीय क्षेत्र वाले जो गांव है, मरुस्थलीय क्षेत्र वाले गांव है, वहां पर 250 से अधिक जनसंख्या वाले जो गांव है उनमें अच्छी सड़कों का निर्माण करना, पक्की सड़कों का विकास करना। तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैंने आप लोगों को बताया था इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं वहां पर सड़कों का विकास मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। और मैंने उस समय बताया था कि इनका प्रभाव गांव में दिख रहा है। गांव में जो है सड़कें बनी है, मतलब वो दिखता है, कहीं भी जाते हैं तो गांव में सड़कें बन गई। पहले बहुत बुरी हालत होती है। तो ये है, दोनों परियोजनाएं चल रही हैं। हरित राजमार्ग नीति, इसका शुभारंभ नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य किसी समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं की भागीदारी के साथ राजमार्ग जो गलियारे हैं उनमें हरियाली को बढ़ावा देना है ना। जो भी राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, गलियारे हैं, उनमें हरियाली को बढ़ावा देना, यानी उनके दोनों ओर जो है वृक्ष लगाना, है ना। इसको कहते हैं हरित राजमार्ग नीति। जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्यों संबंधी प्रांतीय राजमार्ग हैं, गलियारे हैं, उनमें उनके दोनों ओर जो है हरियाली लगाना, वृक्षों का विकास करना, उनको विकसित करना, ये जो है इसका खास पर्पस बताया गया। कोंकण रेलवे परियोजना 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था। कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका कार्य पूर्ण 1998 में हो गया है। प्रावधान गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल, 4 राज्य है ये दक्षिण के, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के बीच छोटे छोटे रेल मार्ग पर लिंक प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत जो भी रेल मार्ग है उनको लिंक करना, उनको जोड़ना, है ना, और वहां पर रेल सेवाएं प्रदान करना। तो ये है
कोंकण रेलवे परियोजना। मैंने जैसे बताया था कि गोवा और महाराष्ट्र के बीच का जो एरिया है उसको कोंकण क्षेत्र बोला जाता है। गोवा और महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोंकण क्षेत्र। तो वहां पर इसको स्टार्ट किया गया, इसलिए इसको कोंकण रेलवे कहा गया। इसके अलावा फिर कर्नाटक और केरल में भी इसको आगे विकसित कर दिया गया है। अब है रेल परिवहन संबंधी। हाँ, रेल परिवहन संबंधी पहला कार्यक्रम ये पढ़ा हमने, कोंकण रेलवे परियोजना। और दूसरा कार्यक्रम है द्रुतगामी रेल परिवहन। द्रुत मैंने जैसे बताया था कि तीव्र जो स्पीड से चलने वाली ट्रेन होती है उसको बोलते हैं द्रुतगामी रेल। ठीक है। 2015 में जापानी तकनीक तथा वित्तीय सहायता से इसको स्टार्ट किया गया था, द्रुतगामी रेल परिवहन योजना। उद्देश्य इसका रेल मार्गों, रेल पुल तथा रेल सुरंगों का विकास करना इसका उद्देश्य है। सृजन कार्यक्रम है ये, SRIJAN, स्टेशन रेजुविनेशन इनिशिएटिव बाय ज्वाइंट एक्शन, इसका फुल फॉर्म है सृजन का। प्रारंभ 2018 में किया गया था, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में। और इसका उद्देश्य है देश के लगभग 639 बड़े रेलवे जो स्टेशन है उनका पुनरुद्धार तथा पुनर्विकास करना, यानी जो भी रेलवे स्टेशन है देश में उनका पुनरुद्धार करना, उनका पुनर्विकास करना, पुनर्निर्माण करना, है ना। तो ये इस तरह से इसको कहते हैं सृजन कार्यक्रम। तो यहां तक कंप्लीट करा है। कल ये जो है इसमें जो बचे हुए कार्यक्रम है, परियोजनाएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी अधोसंरचना संबंधी। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पर्यटन, मतलब ये उद्योग संबंधी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे कल। और कल ही हम स्टार्ट कर देंगे सेवा संबंधी कार्यक्रम, है ना। उसमें पर्यटन है, आतिथ्य है, ये जो है टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। तो अब ये यूनिट में ज्यादा कुछ बचा नहीं, बहुत जल्दी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।